प्रणाम सर। सर प्रणाम। सर भी आज बहुत खुश लग रहे हैं। सारे अटेंडेंस में आगे पूरे, सबको नमस्ते। सर आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। मैं क्या बताऊं, बाय डिफॉल्ट खुश रहता हूँ। चिप है, हैप्पीनेस की चिप है अंदर। हैप्पीनेस की चिप लगी हुई है, सॉफ्टवेयर। नहीं, वो अपने अपनी शक्ति को पहचान लिया ना। खुश रहना न रहना मेरी चॉइस का विषय है, इसलिए चॉइस संसार में रहना है तो अब खुश होकर रहो चाहे ना होकर रहो, चॉइस तो आपकी है ना। तो ये आपको सरलता की ओर ले जाने का तरीका भी यही है कि जितने सरल हो जाए उतना अच्छा है। मुझे तो सभी जने अच्छे लगते हैं। देखो आपका रंग हम सब पे चढ़ रहा है सर। आपका रंग हम सब पे भी चढ़ रहा है। देखिए क्या होता है कि जब फूलों की क्यारी में जाते हैं ना तो वहाँ खुशबू अपने आप मिलती है, मांगनी नहीं पड़ती। सूरज के सामने जाते हैं तो रोशनी के साथ में गर्मी अपने आप मिलती है, मांगनी नहीं पड़ती। और नदी के पास जाते हैं, ठंडक की लहरें स्वतः मिलती हैं। अगर किसी बदबूदार इलाके में क्रॉस करेंगे या शराब की भट्टी बनी होती है, वहाँ पे बदबू अपने आप मिलेगी, मांगनी नहीं पड़ेगी। तो जैसा संगत होगी, जैसा आपका आसपास का वातावरण होगा, जैसे लोगों के बीच में आप रहेंगे, उसका कुछ असर जरूर होगा। और उस असर का नमस्कार। उसका असर का यही नमस्ते परिणाम भैया। होता है कि आप मुस्कुरा के किसी को नमस्ते करिए तो जवाब निश्चित तौर पे मुस्कुरा के ही मिलेगा, चाहे वो सामने वाला कितना ही उदास को न बैठा हो। तो इसका मतलब क्या होता है, जो नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, जो एट्रीब्यूट्स हैं आत्मा के, वो सारे पवित्रता, खुशी, हैप्पीनेस, प्रेम, आनंद, ये सारा पहले से इनबिल्ट है, हमारे पास है। अब उसको एक्टिवेट कर लेंगे तो ये असर अपना सामने वाले पे दिखाएगा। तो आप कभी भी हॉस्पिटल राउंड लगाइए, बेचारे परेशान लोग होते हैं, आप मुस्कुराते हुए सभी से मिलते जाइए, वो वैसे ठीक हो जाएंगे। आते बंदे तो वैसे ठीक हो जाएंगे कि यार कम से कम हंसता हुआ चेहरा तो आया गली में, मोहल्ले में हमारे। नहीं तो सभी से बैठे थे ऐसे ही, सब जने अपने गीत गा रहे हैं, मेरे को ये हो गया वो हो गया वो। एनीवे बहुत अच्छा लगा। यही एक, ये भी ध्यान की प्रक्रिया है। बिना कारण हंसना, बिना कारण हंसना, ये भी एक ध्यान का एक प्रयोग है, जिसमें आप अपनी चेतना को खुद हंसते महसूस कर सकते हैं। भी हंसने वाला कौन? चेहरा तो एक प्रकार से लुप्त हो जाएगा, कुछ सालों के बाद नजर नहीं आएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर इसके बैकग्राउंड में जो एनर्जी है उसका हमें एहसास हो जाए। यही एक ध्यान का सबसे बड़ा प्रयोग है। हमारा टॉपिक आज है ज्योतिष और वास्तु। हालांकि इस पर बहुत कुछ हो चुका, आज कुछ एडवांस बातें करेंगे, आपके प्रश्नों को लेंगे और उसके अंदर से कुछ नई चीज़ें निकाल के लाएंगे, जो पिछले 4 सालों में मुझे पास और मैंने अनुभव कर लिया, वो भी बताएंगे। तो पहले आप अपने पहले 5 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं। ध्यान ऐसे करना है जैसे पहली बार कर रहे हो आप बैठिए, पहली बार जैसे बैठते हैं, बिल्कुल मूर्तिवत बन के एक पोज में आ जाइए, रीढ़ गड्डी सीधी रख लीजिए और सरलता से आसपास के वातावरण को अनुभव करिए। जैसे पंखा चल रहा है, उसकी आवाज़ को महसूस करिए। कोई लाइट जल रही है तो लाइट का जो इलेक्ट्रॉन्स आपके ऊपर आ रहे हैं उसको महसूस कर लीजिए। अथवा आपके श्वास चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनके ऊपर आप फोकस करिए। अथवा नाभि आपकी स्पंदित हो रही है, इस पर आप फोकस करिए। अथवा आपके शरीर का कौन सा अंग किस जगह बैठ कर किसको टच कर रहा है, उसको आप महसूस करिए। ऐसा करके 5 मिनट परमात्मा की याद में थैंक्सफुल भाव में बैठ के करते हैं। नाउ स्टार्ट प्लीज।
ओके, सभी का आज के विशेष सत्संग में तहे दिल से स्वागत है। सब लोग लाइव हो जाइए और अपने आगे के भाव को देखते हैं। तो हमारे साथ रवि भाई साहब जुड़ चुके होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो वो इस लेख को पढ़े अपने लेवल पे और फिर बीच में जितने क्वेश्चंस डेवलप होंगे उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे, उसी से नई चीजें समझ में आएंगे हमारे को। रवि भाई साहब जी भाई साहब, प्रणाम प्रणाम सभी बहन भाइयों को। आपका स्वागत है। आप अपनी मधुर वाणी से बताइए क्या आज के टॉपिक में खास बात है, उसको आगे चल रहे हैं। आवाज क्लियर है वैसा व्यक्ति? आवाज आपकी थोड़ी सी और अगर तेज हो तो अच्छी बात है। जी, अब शायद क्लियर होगी। अब ओके हैं? हाँ अब ठीक है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस विषय को बहुत गहनता से उस ईश्वर से प्रार्थना करके हम लोग बैठेंगे कि हमें समझ आ पाए। इस भाव के साथ हम बैठेंगे। वास्तु और ज्योतिष 16 जून 2021 का लिखा हुआ लेख है भाई साहब के द्वारा। बहुत ही विस्तृत एवं वर्तमान में प्रासंगिक विषय वास्तु और ज्योतिष और भाई साहब के द्वारा स्वयं अनुभव किए हुए इसे बहुत संक्षिप्त में लिखा गया है। जिस प्रकार हमारे शरीर का प्रकृति हमारे शरीर की प्रकृति द्वारा नैसर्गिक डिजाइन हुआ है, जिसमें शरीर के सभी अवयव, अंग प्रत्यंग, इंद्रियां इत्यादि उचित स्थान पर स्थापित हैं। माइक ऑफ कर लीजिए तो बेहतर होगा, म्यूट कर लीजिए। जिस प्रकार हमारे शरीर का प्रकृति द्वारा नैसर्गिक डिजाइन हुआ है, जिसमें शरीर के सभी अवयव, अंग प्रत्यंग, इंद्रियां इत्यादि उचित स्थान पर स्थापित हैं, जिससे हमारा शरीर बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से अपना कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार उपलब्ध निर्माण सामग्री के प्रयोग से भवनों का डिजाइन मानव द्वारा किया जाता है, जिसमें आवश्यक घटकों का निर्धारण ठीक नैसर्गिक तरीके से किया जाता है। जैसे शरीर में अग्नि का स्थान फिक्स होता है, ठीक उसी अनुरूप भवनों में भी अग्नि का स्थान फिक्स करते हुए चूल्हे का निर्धारण किया जाता है। जैसे शरीर का ड्रेनेज सिस्टम होता है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ठीक उसी अनुरूप भवनों के अंदर टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है। जहां शरीर में वायु का स्थान के अनुरूप भवनों में भी वायु संचारण के लिए विशेषतः दरवाजे, खिड़कियों, खुला स्थान आयोजित किया जाता है। उसी प्रकार शरीर का मध्य स्थान नाभि होता है, जो महत्वपूर्ण होता है। ठीक भवन में मध्य ब्रह्म स्थल को निर्धारित करते हैं। यदि शरीर का कोई अंग विशेष अपने स्थान विशेष से हट जाता है या दूषित होता है, तो शारीरिक कार्य प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होता है, या शरीर पूरी शक्ति से अपना कार्य संपूर्ण नहीं कर पाता और अल्पायु में ही चल बसता है। ठीक उसी प्रकार भवन में भी आयोजित अंग प्रत्यंग को दिशाओं के अनुरूप समायोजित करते हुए अधिकतम उपयोगी बनाने के लिए प्रकृति के नियमों के अनुसार
निर्धारण करना वास्तु शास्त्र के दायरे में आता है। और यदि निर्माण कार्यों में ज्योतिषीय ज्ञान को भी वास्तु के नियमों में समायोजित कर प्रयोग किया जाए तो उसे ज्योतिषीय वास्तु कहेंगे। निर्माण कार्यों में ज्योतिषीय ज्ञान को भी वास्तु के नियमों में समायोजित कर प्रयोग किया जाए तो उसे ज्योतिषीय वास्तु कहेंगे। साधारणतः वास्तु के नियमों के एवं ज्योतिषीय विश्लेषण के अलग अलग असंख्य साहित्य संसार में सरलता से उपलब्ध हैं, जबकि दोनों शास्त्रों यानी वास्तु के नियमों का और ज्योतिषीय विश्लेषण का दोनों शास्त्रों का समुचित अध्ययन उपरांत विशेष ज्योतिषीय वास्तु का सटीक साहित्य अभी तक दुर्लभ ही है। मेरा मानना है कि स्वयं का अनुभव सर्वोपरि होता है। अपने विषय पर लौटते हुए पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर लगातार गति करते रहने से अल सुबह उत्तर पूर्व हिस्से पर जब प्रकाश की किरणें पहले पहुंचती हैं, जो पृथ्वी की सतह पर लगी वनस्पति पेड़ पौधों को स्पर्श करते हुए एवं नमी लिए भवनों पर आती है, तो वो अमृतमय होती है, जिसको महसूस करने के लिए पूजा स्थान ध्यान कक्ष पूर्वी उत्तर या उत्तर पूर्व में बनाए जाते हैं। साथ भूमिगत जल भंडारण किया जाता है जिससे जल शुद्ध अमृतमय हो सके एवं खुला स्थान रखते हुए अध्ययन कक्ष बच्चों के पढ़ाई एवं खेलने का स्थान बनाते हैं। समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी पर ज्यादा सघनता लिए यही सूर्य किरणें जब पूर्व से पूर्वी दक्षिण हिस्से पर पहुंचती हैं, तब इसमें अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है, जो कुकिंग कार्य में उत्पन्न अनैच्छिक वातावरण को प्यूरिफाई यानी शुद्धिकरण करने में सक्षम होती हैं। अतः किचन दक्षिण पूर्वी कोण में बनाना तर्कसंगत है। आगे यही किरणें दक्षिण दिशा में प्रचंड गर्मी के साथ साथ दक्षिण पश्चिम दिशा तक पहुंचती हैं, जो शयन कक्ष में सोने से उत्पन्न बिस्तर पर नकारात्मक वातावरण को शमन करने के लिए पर्याप्त होती हैं, जो आगे इंफ्रारेड किरणें बनकर पश्चिम दिशा में मौजूद अनावश्यक बैक्टीरिया को समाप्त करने में सक्षम होती है। अतः शयन कक्ष का चयन दक्षिण दक्षिण पश्चिम या पश्चिम में करना तर्कसंगत है। साथ ही यहाँ भार को संतुलित करने के लिए भारी सीढ़ियां अथवा ऊपरी जल टैंक एवं भूतल पर भारी सामान के भंडारण स्थल भी बनवा सकते हैं। इसी क्रम में सूर्य अस्त के समय सूर्य द्वारा प्राप्त इंफ्रारेड किरणें टॉयलेट्स में उत्पन्न नकारात्मकता को शुद्ध करने के लिए समर्थ होने के कारण टॉयलेट्स एवं सेप्टिक टैंक का चयन पश्चिम उत्तर पश्चिम पश्चिम उत्तर में करना सर्वोपरि है। साथ ही यहाँ पर शयन कक्ष बच्चों के खेलने के लिए मनोरंजन के लिए स्थान बनवा सकते हैं। चूंकि पृथ्वी लगातार 24 डिग्री उत्तर पूर्व की ओर झुकी हुई घूर्णन कर रही है, अतः वजन के हिसाब से उत्तर पूर्व हिस्से को अपेक्षाकृत हल्का रखते हुए दक्षिण पश्चिम में भारी निर्माण करना वास्तु पूर्वक होता है। मेरा निवेदन है कि 1 मिनट हम अपने मन में इन सारी दिशाओं के बारे में एक खाका तैयार कर लें। जी, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न वातावरण जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स,
मैग्नेटिक वेव से उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्तर से दक्षिण के बहाव एवं कॉस्मिक वेव्स को समझते हुए सोने की दिशा दक्षिण हिस्से में तर्कसंगत है, जिसमें सिर दक्षिण में एवं पैर उत्तर में शरीर के फैलाव के लिए तथा मृत्यु उपरांत सिर उत्तर एवं पैर दक्षिण में शरीर के स्पिंडन के लिए करते हैं। उपरोक्त आदर्श स्थितियों को जन्म कुंडली से मिलान कर भवन का डिजाइन करना ज्योतिषीय आधारित वास्तु है, जिसमें ज्योतिष की विभिन्न शाखाओं जैसे अंक ज्योतिष के साथ साथ जन्म कुंडली का अपना महत्व है। जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि कोई भी प्रतिपादित सिद्धांत अंततः सुधार की गुंजाइश लिए होता है, कारण सबका अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है जिसका किसी दूसरे से अक्षरतः मेल नहीं होता। भवन निर्माण में निर्माण समय विशेष का ज्ञान, अवधि, निर्माण दिशा, सावधानियां, भवनों के वर्गीकृत निर्माण, तय खाने, भूतल, बहुमंजिल, नाम विशेष, भवन के अवयवों का वर्गीकृत विश्लेषण इत्यादि इत्यादि पर ज्योतिषीय विश्लेषण करना ज्योतिष शास्त्र के दायरे में शामिल होता है। मेरे अनुभव से परमात्मा प्रदत्त सभी भौगोलिक दिशाएं अपनी अपनी स्थिति लिए हुए बहुत ही बेहतरीन है। हमें उपलब्ध स्थितियों में योग्यता अनुसार नैसर्गिक तरीके से संतुलित डिजाइन करना चाहिए, जिसमें ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ साथ वास्तु की नैसर्गिकता का सदुपयोग हो सके। परमात्मा प्रदत्त विभिन्न शक्तियों का समुचित विकास में अपनी भूमिका पहचान कर अपना रोल निर्बाध गति से कर सकने में समर्थ बने। इंटरनेट पर असंख्य साहित्य वास्तु एवं ज्योतिष पर उपलब्ध हैं, जिसे कोई भी कभी भी देखकर पढ़कर समझ सकता है, परंतु अनुभव सर्वोपरि होता है। सही मायने में वास्तु का आधार ज्योतिषीय ज्ञान है। वास्तु का आधार ज्योतिषीय ज्ञान है और आध्यात्मिक जीवन वास्तु ज्योतिष का आधार है। पिछले साल से ज्यादा का अनुभव निर्माण कार्य में कार्यरत रहने से, जिसमें भी लगभग 28 साल से वास्तु के साथ साथ ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित भवनों का असंख्य डिजाइन, प्लानिंग तथा निर्मित भवनों के वास्तु जांच परख करने का अवसर मिला, जिसके आधार पर अपने शोधपूर्ण प्रोफेशन से असाधारण विशेषता लिए हुए सफल असंख्य डिजाइन किए, जिसमें वास्तु के साथ साथ ज्योतिषीय फार्मूले अपनाते हुए नए फार्मूले बनते गए, जिनके निरंतरता से हमारा प्रोफेशन नोबल बनता गया और धन के साथ साथ यश प्राप्त हुआ। उसी अनुभव की प्रस्तावना को बहुत ही संक्षेप में यहाँ व्यक्त किया है। मकसद है कि प्राप्त अनुभव जनित ज्ञान से सभी का जीवन विशेषता लिए हुए साबित हो सके और सफल प्रयासों से आनंदित होकर अपना रिहायशी वातावरण स्वर्ग नुमा बनाकर कार्य करते जीवन के अंतिम सत्य को उपलब्ध हो सके। उदाहरणार्थ, वर्तमान में पृथ्वीवासियों द्वारा समय समय पर जब लगातार असंतुलित कार्यों से पृथ्वी का स्वयं का वास्तु बिगड़ने पर उपलब्ध कोविड-19 कुछ और नहीं बल्कि स्वतः प्रकृति द्वारा चलाया जाने वाला सफाई अभियान है, जो पूरे विश्व के वास्तु को दुरुस्त करने के लिए है, जो जनवरी 2020 से प्रारंभ होकर लगभग जनवरी 2023 तक न्यायाधीश शनि ग्रह के पृथ्वी तत्व मकर राशि में भ्रमण तक चलेगा। इसके पश्चात वायु राशि कुंभ पर 2.5 साल, तदुपरांत 2.5 साल जल राशि मीन में एवं नैसर्गिक चक्कर की पहली अग्नि राशि मेष पर आने तक
सभी आवश्यक तत्वों के संयोग को सही वास्तु में बनाने तक बदलते रूप में सफाई अभियान की समाप्ति होगी। तब तक संपूर्ण पृथ्वी का वास्तु ठीक हो चुका होगा। परिणाम स्वरूप विभिन्न अकल्पनीय घटनाओं से लोगों के मन बदल चुके होंगे और प्रकृति में पवित्रता की पुनः स्थापना होगी और पृथ्वीवासियों का जीवन परमात्मा प्रदत्त शक्तियों का साक्षी होगा, जिसके लिए हमें अपना जिम्मेदारी वाला सही योगदान समझकर पहले स्वयं को तन मन को सुरक्षित रखते हुए आध्यात्मिक जीवन जीना है। धन्यवाद। शुक्रिया भाई साहब आपका, आपने लेख को थोड़ा अच्छे से समझते हुए व्यक्त किया। अब इसमें बहुत सारी बातें इन्वॉल्व हैं। ज्योतिष शास्त्र अपने तरीके का बहुत बड़ा शास्त्र है, कई दिन बोल सकते हैं इसके ऊपर, कई लेख लिख सकते हैं। वास्तु का तो कहना ही क्या, बहुत बोलबाला इस वक्त, हर लोग इच्छुक रहते हैं, जानते हैं, इतना जानते हैं भी अपना इजीली कुछ हद तक मेन बिंदु को वो पकड़ सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके बीच में अब मेरे से जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं किसी रूप के अंदर भी, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो सबसे पहले वॉलेंटरीली कोई आए आगे तो फिर आगे बात चले। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कौन बोलता है किसी प्रकार की बात को करने के लिए। मन में कोई प्रश्न है, आप बोलिए। सर प्रणाम। हाँ मोनिता जी, स्वागत है आपका, बोलिए। जी, हालांकि वास्तु का दायरा बहुत विस्तृत है। ये पूछना था भाई जी कि जैसे हर एक जगह के लिए, जैसे अब बॉम्बे शहर की बात करें, दिल्ली की बात करें, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड जो है, यहाँ पर एक कमरा ही मुश्किल से लोगों को मिलता है रहने के लिए। फिर फ्लैट्स हो गए, सबके घर एक जैसे, फ्लैट सबके एक जैसे हैं, तो वहां पर वास्तु को कितना वहां अप्लाई किया जा सकता है। फिर जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो हमारा घर पुराने हिसाब से बना हुआ घर है। हाँ, पीछे काफी खुली जगह छोड़ी गई है। हमारा वॉशरूम जो है, टॉयलेट, वो काफी दूर है घर से, मतलब घर के अंदर नहीं करके काफी दूर है। तो यहाँ वास्तु कैसे काम करता है? तो जैसे बोला जाता है कि कंपास लेकर बीच में खड़े हो जाए घर के, फिर वहां से साउथ नॉर्थ ईस्ट समझ में आ जाता है। मेरी वो समझ उदय होता है, वैसे तो कहना गलत है, उदय वो नहीं होता, हम उसके सामने जा रहे जी, होते हैं। सूर्य तो वही है। असलियत तो ये है। पर मान लेते हैं कि वो सामने है, तो वो पूर्व दिशा हो गई। जी, उसका पूर्व दिशा होने के बाद उसके 22.5 डिग्री यानी 45 डिग्री का कोण होता है। उसका आधा हिस्सा आप लेफ्ट में टर्न करेंगे, देखेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, और उसी सूर्य के 22.5 डिग्री इधर देखेंगे राइट में, तो वो बन जाएगा साउथ ईस्ट। यानी 90 डिग्री का आप एंगल ले लीजिए सेंटर से, तब तो फिर हो गया, ये दिशाएं चार मानी जाएंगी, पूर्व, फिर पीछे पश्चिम, और लेफ्ट में उत्तर, और राइट में दक्षिण। अगर आप हाथ ऐसे फैला के खड़े हो जाएंगे जैसे मैंने किया है, तो फेस के सामने जो दिशा है वो पूर्व होती है, और सिर के पीछे वाली दिशा पश्चिम मानी जाएगी। लेफ्ट हैंड की तरफ जो होगा उत्तर होगा, और राइट हैंड की तरफ दक्षिण होगा। चार दिशाएं पहले आप मार्क कर सकते हैं मोटे तौर पे। अब चार दिशाएं जब मार्क करेंगे तो 90 डिग्री का पूरा चार मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री में पूरा पटल कवर हो जाएगा। अब 90 डिग्री के दो हिस्से करने हैं आपने।
तो अब इसको 45 से कर दीजिए, ऐसे बीच में सेंटर से लाइन, तो 45 अलग टुकड़ा हो गया, 45 अलग हो गया, ऐसे करते करते 8 टुकड़े हो गए। तो आपको आपकी भाषा में समझाने के लिए कि सामने पूर्व हो गया, उसका आप 90 में से जब आप कम कर लेंगे 45 टुकड़े करके, तो वो जो 45 के 8 पीस हो गए। तो पूर्व के साथ में लेफ्ट, उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और इधर राइट साइड में बोलेंगे सामने ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट। इसके बाद फिर उत्तर की तरफ चलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के बाद में नॉर्थ आएगा, फिर नॉर्थ वेस्ट आएगा, और इधर फिर आएगा साउथ आएगा, और साउथ वेस्ट आएगा। इसके बाद फिर अपने जाएंगे तो वेस्ट रह जाएगा पीछे की तरफ, तो ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, इस तरह करके 8 दिशाएं होगी। अब 2 दिशाएं और होती हैं। एक होती है सेंटर में, जिसको हम ब्रह्म चौक बोलते हैं, जिसमें आकाश तत्व होता है, हमारा नाभि क्षेत्र होता है। एक इसके पीछे नीचे पाताल लोक, 10th, यानी ब्रह्म चौक के निचला हिस्सा, जमीन के अंदर का हिस्सा, एक आकाश का हिस्सा, एक जमीन के नीचे का हिस्सा। इन 8 दिशाओं को मार्क करके इसके बाद फिर एक वर्गीकरण और होता है, भी इनके भी हम 16 टुकड़े हिस्से और कर देंगे, तो इनके आधे आधे करके डिग्री वाइज ले लेते हैं। जब किसी प्लाट का डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहले वहाँ कंपास से उसका एक्चुअल में एंगल देखा जाता है। जैसे किसी का सन बिल्कुल 0 बिल्कुल इस सामने होगा, किसी का कुछ इंक्लाइंड होगा, किसी का राइट में होगा, किसी का लेफ्ट में होगा, तो नेचुरल नॉर्थ के सापेक्ष कितने डिग्री पे वो टिल्टेड है, वो एंगल लेकर के कंप्यूटर से एग्जैक्ट पोजीशन निकाल के, और फिर उसके माध्यम से जो एक्चुअल में दिशाएं बनेंगी वो पहले निर्धारित होती हैं। उसके बाद निर्धारण होता है कि वाटर टैंक अंडरग्राउंड कहाँ होगा, मेन गेट कहाँ पे होगा, खिड़की बड़ी कहाँ होएगी, छोटी कहाँ होएगी, टॉयलेट किधर रखा जाएगा, और फिर किचन का किधर होगा, सीढ़ियाँ किधर होएंगी, बेडरूम किधर होएंगे, ड्राइंग रूम किधर होगा, और सेंटर के पार्ट को कैसे बचाएंगे, पार्किंग कहाँ होएगी। इस सब के बाद में जैसे ऐसा कर लिया तो उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है पूजा घर कहाँ हो, पूजा घर को वहाँ पे रखा जाता है कि किस प्रकार डायटी आपकी बैठाया जाए, जैसे उसको श्रद्धापूर्वक। और इन सब के बाद में फिर इंडिविजुअल वास्तु काम करता है। जैसे आप किचन की बात करें तो किचन तो आपके पास 10 बाई 12 की मिल गई, ठीक है, अब इसको आगे कैसे करें, तो उस किचन का इंडिविजुअल वास्तु देखते हैं उसी माध्यम से कि इसके अंदर साउथ ईस्ट कौन सा है, वहाँ चूल्हा आएगा। पहले मेन वास्तु, फिर इंडिविजुअल वास्तु, तो उसमें चूल्हा की पोजीशन मार्क कर दी और वाटर की पोजीशन मार्क कर दी। ये खास बात पकड़ में आ गई। फिर फ्रिज की पोजीशन आ जाएगी, फिर बाकी सामान की आ जाएगी, मिक्सी वगैरह रखनी है आपने, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखने, उसकी पोजीशन आ जाएगी। फिर आप खाना बनाते हो तो फेस कैसे होगा वो भी वहाँ से पकड़ में आ जाएगा। सिलेंडर कहाँ रखा जाएगा, कुछ बर्तन रखने हैं तो वो कहाँ रखे जाएंगे, ये सारा चीज़ें फिर उसका इंडिविजुअल डिजाइन होता है। इसलिए टॉयलेट में जाते हैं तो टॉयलेट में करते वक्त फेस हमारा किधर हो, तो जो पॉट है उसका वो कौन सी दिशा में लगाया जाए, हमें वही इंडिविजुअल वास्तु में साउथ वेस्ट भारी रखना है, वेस्ट भारी रखना है, ऐसा करते करते हैं। या नॉर्थ में कर सकते हैं उसको, या ईस्ट में कर सकते हैं, 2 फेस होते हैं। इसी प्रकार अब आप दिशाओं के साथ में बोरिंग करनी है, पानी का टैंक लगाना ऊपर, तो वो साउथ में या वेस्ट में लगाते हैं ताकि बाहर उधर रहे। हमारी पृथ्वी इंक्लाइंड है ऐसे करके 23.5-24 डिग्री पे झुकी हुई है, तो पिछला हिस्सा साउथ वेस्ट है, आगे नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट किसी भी कंट्री का पूरे विश्व में अगर आप एक सूत्र मेरा समझ लें तो बात समझ में आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर लोग धार्मिक लोग रहते हैं, पाठ पूजा वाले, जो बहुत कट्टरता में होते हैं और बहुत ज़्यादा पाठ पूजा में प्लस धार्मिक कामों में, पाप पुण्य में विश्वास ज़्यादा रखते हैं, पढ़ाई वाले होते हैं, परंतु फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या प्रभाव समाज में उनका कम होता है अपेक्षाकृत। और हर शहर का साउथ वेस्ट लबालब धनवान लोगों का होता है, पढ़े लिखे लोगों का होता है, प्रभावशाली लोगों का होता है, उनकी कुंडलियों में योग होते हैं, ऐसे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब इस सूत्र को आप अपने शहर में लागू कर सकते हैं। अगर कोई भिन्नता है तो मुझे बता सकते हैं। भाई मोनिता जी, आप जिस शहर में जगदलपुर में रहते हैं, आप
जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो आप जगदलपुर का साउथ वेस्ट देखिए, वहाँ कौन लोग रह रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में देखिए कौन लोग रह रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। साउथ वेस्ट में पहले काफी जैसे खेत हुआ करते थे सर, और अभी तो पॉश कॉलोनी हो गई है। पॉश इलाका वही होगा ना साउथ वेस्ट? जी जी जी, अभी हो गई है। हो गई है, कुछ भी है ना वर्तमान में, मैं बात कर रहा हूँ तो। अभी है, वही मैं इमेजिन कर रही थी। हो नॉर्थ गई है ईस्ट के अभी। कंपेरिजन में रहेगी, तब तक डेवलपमेंट चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। डेवलपमेंट हमेशा साउथ जी, साउथ वेस्ट में होता है, चल रहा है, चल रहा है। चलता रहेगा, और वो लोग धनवान लोगों के हाथ में होगा, सारा प्रभावशील लोगों के हाथ में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे अब कॉलोनीज बन गए हैं वहां पर। ये नेचुरल फार्मूला। अब इसी तरह से हम देखें हमारा देश, पूरा एशिया देख ले में, यूरोप देख ले में, तो वो इलाका ऊंचा है और उनका वो हमेशा संपन्न है। अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, क्योंकि ये ऊंचाई पे चले गए। हमारा एशिया वाला इलाका थोड़ा नीचे की तरफ है, जिसमें अभी और नीचे बर्मा, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा जो शुरू में भारत का स्केच था वो सीधा था, चौरस था, बाद में तिरछी लाइन लगी कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाली, और थोड़ा इंक्लाइंड होकर के कट गया भाग। कटने से वास्तु बिगड़ गया, बृहस्पति ग्रह कमजोर हो गया, भाषणबाजी ज़्यादा है, काम कुछ ज़्यादा इतना नहीं है, और आए दिन विवाद रहते हैं। ये सारा कारण वास्तु बिगड़ा हुआ है। ये पूरा होगा, ये अखंड भारत बनेगा। ये मैंने फिर बताया, अभी पढ़ा है, 5 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। ये पहले लिख सर दिया मैंने तो। जो वास्तु भवन के लिए है, मतलब जैसे भवन निर्माण हो रहा है, मैं उसको रिलेट कर रही थी कि जैसे अपनी अपनी एक बॉडी है, वो भी एक बॉडी है, भवन भी एक बॉडी। हमारा भी वास्तु हमारा जल तत्व, हमारा अग्नि तत्व, हमारा वायु तत्व, क्या ये हमारी बॉडी में भी वास्तु होता है? आप ऐसे देखिए, जो ब्रह्मा ने क्योंकि डिजाइन किया एनर्जी हमारा तो है ना, शरीर। पॉजिटिव एनर्जी ही तो है, ये भी एनर्जी, वास्तु क्या है, पॉजिटिव एनर्जी ही हाँ तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी जैसा शरीर डिजाइन किया, इसी को देखिए, जो हमारा चेहरा है ना, फेस, ये नॉर्थ ईस्ट में ऐसे रख दीजिए आप। पैर हमारे चले जाए साउथ वेस्ट में, और हाथ दोनों ऐसे फैल जाए, एक नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, और दूसरा साउथ ईस्ट में। ये पोजीशन वास्तु पुरुष की है, जो कल्पना की गई है। ऐसा शरीर हम रखे अपने भवन पे, देखे जहाँ हम श्वास ले रहे हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ टॉयलेट अगर है तो आप बीमार मिलेंगे। इसको कभी अच्छा। परखना हो ऐसे परख सकते हैं कि जी अपना जी जी। नॉर्थ पे अपना सिर रख दीजिए भवन के, और पैर रख दीजिए हम्म साउथ वेस्ट में, एक हाथ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, दूसरा साउथ ईस्ट में, राइट हैंड साउथ वेस्ट में, लेफ्ट हैंड नॉर्थ वेस्ट में। हम्म। समझ आ गया? अब जी ऐसी जी। पोजीशन बना करके वास्तु पुरुष की जब आप कल्पना करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट खाली होना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें वहाँ हैं, हमारा सिर वहाँ हम्म पे है, हमारा नोज वहीं पे है, माउथ वहीं पे है। तो ये इलाका साफ सुथरा होना चाहिए, खाली होना चाहिए, यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब क्या हुआ हम्म कि वातावरण की अबंडेंस मिलेगी, वहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर होगी, प्योरीफाई होगी। हम्म। पानी अंडरग्राउंड वहाँ बनाते हैं, ताकि आपको सब कुछ शीतल रहे, साफ दिमाग पानी। शीतल रहे। जी जी। पैर ऊंचे रखने होते हैं, तो साउथ वेस्ट को ऊंचा रखता है कि बीपी हाई ना हो किसी का, तो पैर ऑटोमेटिक ऊंचे हो जाते हैं। जैसे आप जाके देखेंगे हॉस्पिटल में, तो पैर ऊपर रखे होते हैं ना बिस्तर के, हाँ। तो जी इसी में जी। रखे होते हैं। अगर हॉस्पिटल डिजाइन करते वक्त ये चीज़ें देखते हैं कि पेशेंट को सुलाया किधर जाए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो घर में वैसी पोजीशन बनाने के लिए हम्म पैरों के नीचे से तकिया लेते हैं। हम्म अगर हम पूर्व की तरफ सिर कर रहे हैं ना, अगर कोई बीमार है ना, मैं आपको बता भी दूं, अगर कोई भी बंदा बीमार है, उसका हार्ट की हम्म। समस्या है, बीपी की समस्या है, शुगर है उसको, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो सोते वक्त पूर्व में सिर करके सोए, पैरों के नीचे तकिया रखिए, तकिया लेवे ना। आप देखेंगे हम्म सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा जल्दी से। हम्म। अच्छा, अब ये बात रही, वैसा ही जैसा नेचुरल ने हमारा शरीर डिजाइन किया है, उसी के अनुरूप ही हमें अपना भवन डिजाइन करना चाहिए। ये तो बात होगी दिखाई देने वाली। जो दिखाई नहीं दे रही है, जी। वो हॉरोस्कोप के अंदर कौन सा चार्ट है। मान लो किसी का जन्मदिन का अंक 3 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है, न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो मैं डिजाइन करता हूँ, तो मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह लेता हूँ। बच्चा, क्योंकि आजकल तो एक आ रहा है, बेटा देख रहा है, मैं पीछे सपोर्ट ही करता हूँ। तो
डेट ऑफ बर्थ से उसके चार्ट में उसका मूलांक निकालते हैं और फिर उसका जो इम्पोर्टेंट ग्रह है जो सबसे बड़ा वो क्या कार्य कर रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं, उससे कमरों का निर्धारण करते हैं। जैसे 12 में 14 कमरों में रखा तो 1 और 2 बृहस्पति हो गया और 1 और 4 बुध ग्रह हो गया, और बाहर प्लाट का साइज है उसका अंक निकाला, इस अंक से मिलान किया, उसके हॉरोस्कोप को चेक किया, फिर देखा किस तरह से इस मालिक को कहाँ से होना चाहिए और किसको कहाँ पे क्या करना चाहिए, पत्नी सुरक्षित रहे किचन में, उसके लिए बड़ा ध्यान रखता हूँ। क्योंकि मेरे मन में स्त्री के प्रति बड़ी श्रद्धा है। अगर स्त्री बीमार है, किसी रूप में परेशान है, पीड़ित है, तो घर सारा डिस्टर्ब है। इसलिए जो मूल घर के अंदर जो वातावरण बनाना होता है कि उसको वॉशिंग एरिया ढंग से मिल जाए, उसके लिए टॉयलेट सुविधा पूरी मिल जाए, उसको किचन की सुविधा मिल जाए, स्टोर मिल जाए साथ में कुछ सामान रखने के लिए, ताकि उसके 5-6 घंटे जो बीतते हैं किचन में या टॉयलेट में, वॉशिंग एरिया में, तो वो ढंग से बीत जाए, तो वो खुश रहे। ये मेरा पूरा प्रयास रहता है और मैं सफल हुआ हूँ इसमें। और बीमार लोग भी ठीक हो गए हैं, वास्तु डिजाइन करने से कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो गए हैं, ये आज तक के अनुभव में आया मेरे। तो हमारा मकसद पीछे कहने का यही है, इसके पीछे कि जो हमारा शरीर जैसे डिजाइन परमात्मा ने किया है वैसा हम डिजाइन करने में अपना मकान सक्षम होता है कि इस शरीर को वहां रख करके मन सहित स्वर्ग की तरह रहे। हाँ बोलिए। तो जीरो की वैल्यू क्या होती है न्यूमरोलॉजी में? जीरो की वैल्यू? 0 शून्य परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है, आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। मैं शून्य, कुछ नहीं, नथिंग। अपने अहंकार को कहीं तिजोरी में बंद करके फेंक आओ वो बताता है। जैसे आप किसी का जन्म तारीख 30 है, किसी का 20 है, किसी का 10 है। हाँ, तो कमरों के साइज बदल जाएंगे, क्यों? कमरों के साइज बदल जाएंगे, कुछ और चीजें बदल जाएंगी, तो सारा हम वही तो सारा है इन दोनों को। इसी में मैंने पीएचडी की हुई है। ज्योतिष वास्तु मेरा टॉपिक था जिसमें मैंने 3 थीसिस लिखी है अलग अलग, एमएससी में भी लिखी है, इसमें भी लिखी है। तो भविष्यवाणी उस वक्त भी लिखी हुई थी, देश में क्या क्या होगा, तो वो भी चल रहा है सारा वैसे का वैसे प्रोग्राम। तो ये सारा खेल जुड़ा हुआ है आपस में, तो गॉड गिफ्ट है सारी। लिखते वक्त जैसे विचार आ रहे होते हैं लिख दिए जाते हैं, और ये सोच कर नहीं लिखा जाता कि क्या होगा, ये सोचा जाता है जो आ रहा है उसको लिख दो। परिणाम मैंने इस पर कोई अपना क्रेडिट तो लेना नहीं कि मेरे द्वारा ऐसा हो गया, ये करने वाला तो कोई और है। हम तो निमित्त मात्र, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और थैंक्स के पात्र नहीं मानते। तो आपके प्रश्न में कोई और बात रहेगी तो? सर आपने पीएचडी की, आपके पास इतना विस्तार है, आप 1 घंटे की सेशन में हम क्या सीखेंगे सर? हमारे अंदर तो जिज्ञासा अनंत हो गई है, यहाँ पर और ज्यादा हो गई है। कोई बात नहीं, इसको आगे और बढ़ा देंगे। अपने को उनसे कहीं पूछना जा करके, आप सब हैं, मेरे को तो आप लोगों को, मेरे को तो अपनी ड्यूटी निभानी है, क्योंकि ये भी नैसर्गिकता का इशारा है। जो करवाने वाला है करवा रहा है, करने वाले कर रहे हैं। गरिमा जी कितना तन्मयता से इस योगदान दे रही है, किन्नरा साहब कितना तरीके से इस कार्य को निभा रहे हैं, आप लोग टाइम पर आ जाते हैं। क्या ये बात का सबूत नहीं है कि प्रकृति ऐसा चाहती है? मेरी क्या मजाल है कि मैं मना कर सकता हूँ? मुझे तो जी उसी सर, चलना हम पड़ेगा लोग तो ना। वेट करते हैं सर, संडे की वेट करते हैं हम लोग। ये सब खेल बना हुआ है ऊपर से, और हमारे पिछले जन्मों के कुछ अकाउंट्स पेंडिंग रह रहे हैं, जिस दिन पूरे हो जाएंगे टाटा वाइब हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी। सीधा सा फार्मूला है, क्योंकि जो जितना साथ निभाए उसका उतना उपकार समझना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ पहले से डिस्टाइन है, अलग से कुछ नहीं कर रहे। आप तो सब लोग बह रहे हैं, इतना अध्यात्म में समझ चुके हैं, चूंकि ये अध्यात्म से हटके शब्द है। जब ध्यान साधना में आ जाते हैं ना बहन जी, तब क्या होता है, ये वास्तु ज्योतिष निचले स्तर पर रह जाती है। आप खुद एक ग्रह बन जाते हैं, शुभ ग्रह खुद बन जाते हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ कल्याण होगा। इसलिए खराब वास्तु में भी रहेंगे तो वास्तु ठीक हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। आप भीड़ में जाएंगे, सारा वास्तु बिगड़ा हुआ है, आप जाएंगे वहाँ पे खुशहाली आ जाएगी, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सबका ऑरा बदल जाएगा। आपके ऑरा से, आपकी लाइट से आसपास का बुझे हुए चेहरे, उदास चेहरे भी खुशी में आ जाएंगे, तो सबका वास्तु ठीक हो गया ना। उसमें ये वास्तु काम नहीं करेगा, फिर आपकी खुद की जो पावर है नेचुरल, नैसर्गिक, वो चीज़ें सारी काम करती हैं। वो हम देखते भी हैं, किसी के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है,
किसी से के पास भागना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर हम पूजा घर नहीं बनवाते हैं और उससे एक मेडिटेशन रूम का नाम दे देते हैं, मतलब एक मेडिटेशन के लिए, क्योंकि वो एकांत हमें चाहिए होता है, तो वो मतलब ऐसा मतलब किया जा सकता है ना? मेरे मानने में पूजा घर बनाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी धृष्टता करते हैं हम उस सत्ता के प्रति, जिसको हम डिग्रेड करके छोटा कर देते हैं। मेरा मानना है कि पूजा घर की जगह पे मेडिटेशन रूम बनाना चाहिए, अगर जगह मिल जाए तो। नहीं तो पूरे मकान में कहीं बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका फेस या तो ईस्ट में हो या फिर नॉर्थ में हो। ओके। क्योंकि हमारे शरीर जी। का जो अगला हिस्सा है वो मुलायम है, पिछला हिस्सा हार्ड है। हाथ का भी मुलायम है, अगला हिस्सा ये हार्ड है पीछे वाला। तो ये मानो आप एनर्जी को रिसीव करने वाला होता है। तो हम अगर फेस करके बैठेंगे सामने सूर्य के या उत्तर दिशा के, जहाँ से कॉस्मिक रेज आ रही है पूर्व दिशा से, नॉर्थ ईस्ट से, मैग्नेटिक फील्ड का जो बहाव है नॉर्थ से साउथ की ओर है, तो साउथ नॉर्थ से हमारे को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हमारी एनर्जी को बूस्टअप करेगा, हम जल्दी से रिसीव कर लेंगे। और पूर्व की तरफ से हमें कॉस्मिक रेज मिलेगी, हम थोड़े और नॉर्मल रहेंगे। उल्टा बैठ जाएंगे तो 50% परिणाम आएगा। और मन की श्रद्धा है, बिलीफ सिस्टम है, उसमें बात नहीं कर रहा, वो कर रहे थे जैसा हो अच्छा लगता है वैसे करना भी चाहिए। क्योंकि उसका मन को मतलब खुद जो है जिस किसी भी रेंज में है दूसरे की नकल करेगा तो भी गलत हो जाएगा। मेडिटेशन का रोल बहुत अच्छा होता है, बनाए कहीं भी एक हॉल बना लें, कहीं पर भी आप बना सकते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट फ्लोर पे अब पूजा घर बनाते तो हैं, जैसे आप देखिए कि धार्मिक स्थानों के ऊपर ना डोम बनाते हैं, और उस पे कुछ चढ़ता नहीं है जनरली। घर में हम पूजा घर बनाते हैं तो वो क्या है, आसपास तो तड़के की स्मेल जारी होती है, फिर उसके ऊपर कमरे और बनते हैं, वो जा रहा है वो आ रहा है। तो आप ये देख लीजिए, खुद सोचिए भी कर क्या रहे हो आप। अगर परमात्मा को इतना सरलता से महसूस करना है तो ध्यान के माध्यम से अपने आप को चेक कर लीजिए, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक्सटर्नल मीन्स है, अध्यात्म का मतलब है इंटरनल मीन्स। अपने आप पे आइए, अपने स्थित हो जाइए, स्थिर हो जाइए। आप आह्वान करिए उस परमात्मा का कि मेरी खोपड़ी में आ जाए। वो इंतजार ही तो कर रहा है, खाली कर तेरी खोपड़ी तो मैं हूँ, तेरी खोपड़ी कोई मंदिर, कोई इसी मंदिर बना दूं। तो वास्तु तो कुछ और हो गया ना फिर वास्तु कहाँ रह गया। आप खुद वास्तु में हो गए, आप खुद परमात्मा में हो गए। कितने क्षण रहते हैं वो आप खुद की योग्यता आपको बढ़ानी है, ये आप कर सकते हैं। पर गारंटी इस बात की नहीं है कि क्या होगा। ध्यान कभी करने से आज तक किसी का नहीं हुआ, ना मेरा हुआ। ध्यान का मतलब ही यही है कि संसार और आत्मा के बीच में एक सेतु के रूप में जो विचारों का प्रवाह है, इसको मन कहते हैं, ये लुप्त प्राय हो जाए। जिस दिन लुप्त हो जाएगा ध्यान घट जाएगा। वो क्षण ध्यान, उस वक्त खुद को एहसास नहीं होगा कि मैं ध्यान में था या थी, परंतु जब जैसे वो घटना बीत जाएगी तब ख्याल आएगा कि मैं कहाँ था। और तब तक समय, उस दौरान समय ठहर जाएगा, समय का वजूद खत्म, संसार का वजूद खत्म, विचारों का वजूद खत्म, शरीर का वजूद खत्म, कुछ किसी का वजूद नहीं। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बीइंग, विटनेस, कुछ था, कुछ हूँ। और उसको आप आइडेंटिफाई ऐसे नहीं कर सकते कि मैं था, ये भी नहीं कर सकते, ये भी कहना गलत हो जाएगा। वो क्षण बड़े कीमती होते हैं। एक बार भी एहसास अगर जीवन में हो जाए, कभी भी किसी क्षण में, प्रयास सब करते हैं, कभी हो जाता है, प्रकृति की इच्छा से होगा, आपकी इच्छा से नहीं होगा, आपके मांगने से कभी कुछ नहीं होगा। आप अपने भाव से बैठेंगे, करेंगे, एक क्षण आ सकता है जो आपके प्रारब्ध के साथ जुड़ा होता है, वो आपको फिर अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही आप उसके साथ गए, फिर आप पहले जैसे नहीं रह सकते, बदल जाएंगे। क्योंकि वो तो एकदम से क्षण प्योरीफाई हो गया, आपको बैटरी खत्म। और जो आत्मा है हमारी, जिसको हम कहते हैं एनर्जी के रूप में, वो हमारे शरीर को टच नहीं करती। याद रखना इस बात को, टच नहीं कर सकती। टच करते ही शरीर को तो खराब हो जाएगी, क्योंकि तो 5 तत्व का है, मिलान ही नहीं होता उसका। तो ये 5 तत्व जुड़े आपस में, वो एक अलग से तत्व है। तो इसका
उसके साथ गैप बना रहता है, बीच में सस्पेंडेड होता है मामला। ये मेरे अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा होता है। कहाँ ढूंढे उसको जा करके, कुछ सिवाय इस बात के शब्द खत्म हो जाते हैं, कोई वजूद नहीं है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, शब्दों के पार चले जाएं, संसार की जितनी वोकैबुलरी है उससे हट जाएं, जो कुछ सीखा हमने उससे हट जाएं, बुद्धू बन जाए बिल्कुल ही, तो जो घटेगा वो अंदर से बाहर आएगा। तो जितना भी ज्ञान होता है अंदर से बाहर आया। ऋषि मुनियों का ज्ञान ध्यान साधना से अंदर से बाहर आया और लिपिबद्ध हुआ है। तो संत पैदा होने बंद तो नहीं हो गए, आगे भी तो वही प्रक्रिया चलती रहती है। किसी के माध्यम से कुछ भी समझ में आ जाता है, पर वो ज्ञान का मालिक वो नहीं होता। वो सारी शक्तियाँ कहीं ना कहीं ले जाती हैं किसी के कार्य कराने के लिए, निमित्त बनती है। तो इसमें किसी का अहंकार और किसी का ठप्पा या किसी का कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अनुभव खुद का होता है, वो उसको पूरी तरह से बांट भी नहीं पाता, क्योंकि वो यूनिक होता है, सार्वजनिक नहीं हो सकता। जो अनुभव आप ले रहे हैं कोई और नहीं ले सकता। और एक बात और, अनुभव रिपीट नहीं होते। जैसे मैंने शुरू में एक ध्यान के प्रयोग में यहाँ पे महसूस किया, कपाल पे जैसे सांप काट रहा है मेरे को, ऐसे से खुजला रहा है। पहला अनुभव जीवन का 1992-93 की बात है, वो हुआ और मैं डर के खड़ा हो गया। तो देखा तो वहाँ कुछ था ही नहीं, पर मुझे लग रहा था जैसे कुछ सांप ऐसे कर रहा है। कुंडलिनी का एक लेवल होता है, वो एनर्जी ऊपर पहुँच गई। दूसरा प्रयोग नाभि पे धरण पे, आप बैठी नॉर्मल पोजीशन में, नाभि ऐसे से फट फट कर रही है, वो आपको याद रह जाए, नजर या आपका ध्यान वहाँ चला जाए। इस पे आपका प्रयोग सफल हो गया। फिर हार्ट पे, हार्ट टिक 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 कर रहा है। फिर खून बह रहा है शरीर में, खून शरीर में बह रहा है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। उंगली लगा के कहीं हाथ रख लीजिए, महसूस हो जाएगा। इतनी अवेयरनेस पैदा हो जाती है ध्यान से। तो मेरा मानना है ध्यान एक ऐसा टूल है, सारे शास्त्रों के ऊपर सर्वोपरि है वो, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाताओं लिखने वालों से भी ऊपर चला जाता है। तो ज्योतिष वास्तु में धारणाएं बना करके मन में नेगेटिव भाव पैदा करना ये गलत है। जो जैसा है ठीक है, ग्रह दशा मिली हुई है, उसके हिसाब से मकान बनेगा। किसी की हिम्मत नहीं चेंज हो जाए, पर ध्यान करेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे तो कुंडली बदल जाएगी। कुंडली का 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपने कर्मों के द्वारा कुंडली के माध्यम से आप कुंडली को और उच्च कर सकते हैं। हाँ, वास्तु को भी कुंडली के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। मान लो किसी की जन्म कुंडली में अमावस्या का जन्म हुआ है, तो अब अमावस्या का मतलब तो ये होता है अभी अंधकार, चंद्रमा की पोजीशन खराब। अब ऐसी स्थिति में पानी की जो पोजीशन है वो उच्चता में ले जाओ, यानी 2 नंबर की राशि में पानी ले जाओ। यानी 2 नंबर की राशि होती है साउथ की, तो साउथ में पानी ले जाओ उसका, वो वहां पे फलीभूत हो जाएगा। अब वास्तु की किताबों में लिखा हुआ है गलत है, मैं कह रहा हूँ ये सही है, इससे उसकी कुंडली ठीक हो जाएगी। अब सूर्य किसी के कमजोर है, पश्चिम दिशा में 7 नंबर की राशि पर है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? पश्चिम दिशा की तरफ का जो खिड़की है, दरवाजे हैं या मकान है लेना, उसके लिए शुभता लिए हो जाएगा, तो उच्च का कन्वर्ट कर देगा वो उसको। टी पॉइंट से लोग डरते हैं, टी से भी नहीं डरना चाहिए। यानी मेरे पास जैसे किसी वार्ता चलती है तो बड़े अजीबोगरीब प्रश्न आते हैं और वो वहम बढ़ जाता है। वहम मत रखिए, मन में कोई भी किसी का भी प्रश्न है तो मेरी तरफ से पूरे हार्दिक स्वागत है। कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, हमेशा स्वागत करूंगा मैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और स्वर्ग में महसूस करें ऐसे सभी जने। तो प्यारे बहन भाई हम सब ग्रुप के अंदर आके और बात करें, आगे बढ़े या आपका पूरा खत्म हुआ मैटर? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक और कोई बोलना चाहेगा? गरिमा जी से पूछते हैं, ये नहीं बोलती कभी, ये क्वेश्चन पूछती है। क्या आपने कुछ पूछना है वास्तु के बारे में?
सही है, सही है। आप सही कह रहे हैं। अगर हम अध्यात्म के अंदर आकर के अपनी मन की स्थिति को ऊंचा बना सकते हैं तो वास्तु फिर सेकंड नंबर पे चला गया। वास्तु प्रकृति पूरी आपके साथ चलने को बाध्य है। और ज्योतिष का ये जो मेरा आज का, जैसे पुरुषोत्तम भाई से बात करते हैं। पुरुषोत्तम जी, जी सर, आपकी फैमिली ठीक है? बहुत बढ़िया जी। मेरी अब मैडम आपको थोड़ी सी बीमार है बस। उनको ना पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोने के लिए कहिए। पूर्व दिशा की हाँ, सिर पूर्व दिशा की तरफ सोएं, जमीन पर सोएं तो ज्यादा बढ़िया। गद्दा बिछाए जमीन सोनी पे सकती जी। और सराहना नहीं लेना। अच्छा जी, सरना हटा दीजिए, पैरों में रख दीजिए सरना और सीधे सोइए पूर्व दिशा की तरफ सिर करके। परिणाम बहुत जल्दी से ठीक होने के हो जाएंगे, कन्फर्म है। ठीक है सर। और मंगल ग्रह कुंडली में किसी का मान लो पीड़ित हो जाता है, मांगलिक लोग होते हैं, या मंगल की पोजीशन ठीक नहीं होती, तो छोटी छोटी बात बड़ी बनाने की आदत होती है, लड़ने झगड़ने की होती है, टॉन्टिंग में बात करने की होती है, या नाराज जल्दी हो जाते हैं, इरिटेशन जल्दी हो जाते हैं। तो उनके लिए मेरी सलाह रहती है कि आप जमीन पे अपना गद्दा बिछाइए और पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सो जाइए। गद्दा नहीं, मतलब बिछा के सराहना नहीं लेना। आप उसके परिणाम 15 दिन में देख सकते हैं क्या रिजल्ट आएंगे। ये उसका ट्रीटमेंट है। जितने भी बीमार लोग हैं वो सारे पूर्व दिशा में सिर करके सोए। बच्चे पढ़ने वाले हैं, बौद्धिक विकास चाहिए तो पूर्व दिशा में सिर करके सोए। एग्जाम ने देने वाले हैं तो भी पूर्व दिशा में करके सोइए। नॉर्मल इंसान दक्षिण में सिर करे। बस 2 ही दिशाएं हैं, इसके अलावा कोई दिशा नहीं है। उल्टा सोएंगे तकलीफ बढ़ेगी जी। तो आज आप करके देखिए प्रयोग ये। ठीक है सर। मेरे को लगता है बच्चे खुशी बात भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्या बात है। हाँ, हो जाएगी। बहुत आज अच्छी बात। मंच से बोले रहे ना तो ये ब्रह्मांड में बात जारी है, हो ही जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। वो तो हो ही जाएगी। मेरे थैंक यू मन सर, में ख्याल थैंक यू। आपका ही आया तो ठीक है सर। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और देखिए कौन बोलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, मिलना चाहेगा। छाया बहन जी है क्या जुड़े हुए? छाया जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। ये जीता जाता उदाहरण है। इनके मकान का डिजाइन हमारे ऑफिस से हुआ है और वास्तु के हिसाब से इनकी कुंडलियां चेक करके बनाया हुआ है। आपने क्या महसूस किया जब पहले मकान में रहते थे और इस मकान में आए आप? अब लाइव हो जाइए। भाई साहब हमारे तो ऐसा लगता है कि मैं सबको ही बोलती हूँ कि जो मैं 3-4 साल पहले थी अब मैं हुई नहीं। और वास्तु का तो जैसे वास्तु का टॉपिक चल रहा था तो मेरे मन में तो यही ख्याल आया कि हमने तो आपको सौंप दिया, उसके बाद कुछ सोचा ही नहीं। आप वास्तु के लिए आप मिले भाई साहब, उसके बाद अब जो जो सोचते हैं, मतलब जो भाव आता है वो यही रहता है। जैसे लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेरा घर या कुछ है। बस ईश्वर की कृपा समझ के रहते हैं कि उन्होंने जितना समय है वो यहाँ पर रहने के लिए दिया है। बस ये ईश्वर की जगह पे रहे, कुछ भी नहीं है हमारा। देखिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा में इम्प्रूवमेंट आया, जो आपकी चॉइस थी, जो आप बिल्कुल। है वास्तव में। एक्चुअल में भाई साहब एक्चुअल में फील होता है। ये नहीं है कि मैं ऐसे सोचती हूँ ऐसा होना चाहिए। अब वो चीज़ वो फील ही नहीं होता, बिल्कुल ही खत्म हो गया। परमात्मा की ब्लेसिंग ऐसी लगती है कि मन शांत। जो एक चीज़ होती है ना, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना, ये वास्तु का फ़र्क बिल्कुल पड़ता होगा। आपने मुझे याद है बहुत साल पहले आपने बता दिया था कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहिए केतु के लिए। तब मुझे वो बात समझ नहीं आती थी। अब इतने साल हो गए, ज्योतिषी भी इतने ज्योतिष में हमने इतना कुछ पढ़ा, मैं स्टिल अभी भी सुनती रहती हूँ। वो सेल्फ एनालिसिस के लिए कि ये चीज़ स्वीकार, हम स्वीकार, क्योंकि हम लड़ते रहते हैं अपने आप से। हम अपने कर्मों से लड़ने लगते हैं, वहाँ हम गलत हो जाते हैं। जो हम करके आए हैं हम उसको मानने को तैयार नहीं होते कि मैंने ऐसा किया है। हमें लगता है नहीं ऐसा नहीं हुआ, जो अच्छी चीज़ें तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वास्तु का आपकी बुद्धि पर भी फर्क पड़ता है, आपकी सोचने की दिशा सही बहने लगती है। आप ऐसे वही कि तैरना और बहना वाली बात होती है, आप बहने लगती है अगर आपका वास्तु सही है। आपका आसपास की चीज़ों से ध्यान ही हट जाता है। आपको ऐसा लगता है आप किसी फ्लो में हैं और अंदर से यकीन है कि वो बहाव कहीं सही जगह पे ही लेके जा रहे हैं, सही दिशा में है। मन की उथल पुथल वो शांत हो जाती है, समझ आ जाती है कि छोटी छोटी बातें व्यर्थ की है
कुछ भी नहीं है। तो जब ये चीज़ें दिमाग से निकलती है तभी तो हमारे मन दिमाग में ये अध्यात्म की बातें या दूसरी बातें आती है। मुझे तब ऐसा लगता था, जैसे बहुत इच्छा होती थी कि बार बार अपने आपके पास जैसे कुछ पूछूं मैं अपना या करूं। अब अंदर से एक ऐसा लगता है कि हाँ, अब वो वाली इच्छा वैसे नहीं कि मतलब क्या होगा, भविष्य जानने की इच्छा नहीं है। अब सच में ऐसा लगता है जो ये प्रेजेंट है मैं इसमें करूं, जैसे वो इच्छा खत्म होगी तो ये भी तो वो वाइब्स है जो घर में हमें मिलती है। हमारे घर का वास्तु, हमारे अध्यात्म की यात्रा, हमारी सोच, हमारे कर्म, ये सब मिलकर ही सब कुछ बनाते हैं, हमारा घर बनाते हैं। हम सोचते हैं ना ईंट पत्थरों से हमारा घर बनता है, हमारा घर ईंट पत्थरों का नहीं होता। हमारा घर हमारी सोच से, हमारे साथ जो रहते हैं उनके साथ जो हमारे कर्म जुड़े हैं, हमारी उनके प्रति जो भावनाएं हैं, हम अपने आप को इस घर का मालिक अधिकार समझ के चलते हैं, वो गलत है, किसी भी चीज़ का नहीं है। और मैं मानती नहीं हूँ कि मैं 30 साल बाद ये मेरा थोड़ी होगा। मैं ये चीज़ बिल्कुल ऐसे मान के चलती हूँ, मुझे दिमाग में यही रहती है नहीं 30 साल बाद भी मेरा नहीं है, तो मैं आज क्या सोच के चली। मुझे ऐसा लगता है मेरे को जो चीज़ मतलब जो मांगा था उससे अधिक मिला। वो तो क्या होता है, आपकी हॉरोस्कोप ऐसी बोलती है तो आपको समय पे पता लग गया, और मोरोवर संजोग होता है कि किसी के गाइडेंस से कुछ मिल गया। नहीं तो क्या होता है, गलत अगर आप सरल नहीं होते तो मेरे से संपर्क भी नहीं होता। ये और बता दूँ, हर शहर के 10% लोगों से मेरा संपर्क होता है, सबसे नहीं होता। वो खास लोग होते हैं जिनका बृहस्पति ग्रह कुंडली में ठीक होता है, चंद्रमा ठीक होता है, मंगल ग्रह ठीक होता है, वो मेरे संपर्क में आ जाते हैं। बाकी सब नहीं आ पाते, रह जाते हैं, पड़ोसी रह जाते हैं। तो बाद में जो उनकी कोई समस्या खड़ी होती है तब मेरे पास आते हैं, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता, मैं प्यार से समझा देता हूँ उनको, भाई बात खत्म हो गई। पिछले जन्मों का खाता पेंडिंग होता है, तभी पूरा करने के लिए वार्तालाप होती है, पूरी के माध्यम से लोग मिलते हैं, अदरवाइज मिलने की भी कोई बात नहीं है। इस ग्रुप में 200 के आसपास लोग हैं, सारे मूक दर्शक हैं, पढ़ते हैं सुनते होंगे परंतु निकलते नहीं हैं। 4 साल हो गए हैं, इसका भी पता लगता है भी वो कुछ जानते हैं। कुछ शर्म के बारे नहीं बोलते, कुछ के पास बोलने के लिए कोई ज़्यादा आधार नहीं होता, किसी को लगता है कि बोलना गलत है, पर है तो कुछ साइलेंट, कुछ मौन प्राप्त है। परंतु जो एक्टिव हैं उनके भी वार्तालाप से उनको लाभ हो रहा है, जो नहीं इसमें एक्टिव। कुल मिला के कई श्रेणियों का काम है ये। एक वास्तु का सिर्फ इतना सही मेरे को समझ में आया, अभी अगर नाग उठा के यहाँ लगा दिया जाता तो कैसा लगता। तो परमात्मा की किसी कृति में हम कोई नुक्स नहीं निकाल सकते, उसकी गलती ढूंढ सकते, क्योंकि इतनी हमारी औकात नहीं है। इसको फॉलो करके हमारा मकान, जो इस शरीर को रखने के लिए हमें मकान बनाना है ताकि वो शरीर स्वस्थ बना रहे। ये तो मन के लिए हुआ, आत्मा के लिए हुआ, तो वो शरीर के, तो शरीर को सपोर्ट मिलेगा तो आत्मा को एक एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी, उसकी नेगेटिव एनर्जी जो बह रही थी वो रुक गई। वो रुकना भी तो प्लस में चला गया। जितना प्लस में जाएगा आर्थिक उन्नति होगी, मानसिक उन्नति होगी, और साथ में आप क्षण ऐसे फील करेंगे हल्कापन हो गए। अगर ये फील हो रहा है तो अध्यात्म का जो रास्ता है इतना सरल हो जाता है कि आप उसको, जैसे ना टाइम का पता नहीं लगा कितने साल बीत गए। सुबह से लेके रात तक काम करेंगे बिना थके हुए, ये पहचान है उसकी। हर वक्त आप मुस्कुराते रहेंगे, चेहरे पे स्माइल रहेगी, भावनाओं में रहेंगे, नेगेटिविटी नहीं होगी, चेहरे पे कोई सलवटें नहीं पड़ेंगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। बुढ़ापा कहाँ से आएगा? बुढ़ापा शरीर को आएगा, आपको थोड़ी आएगा। वो तो नेचुरल प्रोसीजर है, वो चलता रहेगा अपने आप। आपके जो नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट रहेगी, जो चेहरे पे झलकेगी। तो आप चिंता की बात छोड़िए, आदमी वैसे खुश रहता है तो वो खुश रहने का पर्पज यही है कि कहीं ना कहीं उसको आसपास का सराउंडिंग अच्छी मिली हुई है। भाई सब जो आता है थोड़ी देर के लिए भी आता हूँ, उनको भी प्रसन्नता ही मिलती है। ऐसे कभी कोई आए नहीं कि उनको आने के बाद यहाँ पर शांति ना मिली। और ये मैं नहीं, वो हमेशा सब यही बोलते हैं कि आने के बाद बड़ा अच्छा लगा, कोई विशेष नहीं, लेकिन ये वास्तु ही तो है। जो ऑरा है घर के अंदर, जो वाइब्रेशंस हैं, ये सब हर चीज रिलेटेड है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई आए और वो मतलब रिलैक्स होके ना जाए। ऐसा ये मेरी पर्सनल जो मैंने नोटिस किया, तो ये
वास्तु तो शायद भाई साहब आपने ही किया है। जब बिल्डिंग डिजाइन कर रहे थे ना, तो एक नियम होता है, लास्ट में जब नक्शे बन जाते हैं तो मैं एक बार उसके अंदर 5 मिनट, एक अंतिम 5 मिनट लगाता हूँ कि इस मकान में मुझे रहना पड़ जाए तो कैसे रहूँगा। मैं जांच करता हूँ अपने लेवल पे, उसको कितनी एनर्जी महसूस करूँगा मैं, खिड़की का साइज़ कैसा है, दरवाज़ा कहाँ पे है, मैं खड़ा होऊंगा, सुबह उठूँगा, फिर मैं क्या करूँगा। जब मैं अपना विजुअलाइजेशन पूरा कर लेता हूँ और मुझे लगता है मैं कंफर्टेबल हूँ, देन मैं नक्शा रिलीज करने के लिए कहता हूँ बेटे को भी अब भेज दो आप, क्योंकि तब तक नहीं भेजना होता जब तक की सारी प्रक्रिया, सेविंग भी करनी होती है कम खर्चे में, कौन सी दीवार बड़ी करनी है, छोटी करनी है, कहाँ पे वजन डालना है, क्या करना है, सारी बातें उसमें आती हैं। आपको याद होगा पहली बार जब घर में एंटर हुआ था तो मैंने बोला तो आश्रम है ये, जी। तो वो आश्रम का मामला है आपका, तो अब इसका नाम रख दो छाया आश्रम। हम भी सर भाई साहब इसको आश्रम समझकर ही इसमें रह गए हैं। हाँ, ये ईश्वर आश्रम का है, आश्रय है ये। परमात्मा का एक प्रकार से विशेष योगदान है, और उसके परिणाम आपने खुद ही बोला कि मुझे 10 फुट जगह ज़्यादा मिल गई। तो ये पहला सूत्र यहीं से पकड़ में आता है, अभी पहला कदम हमारा सही है तो मतलब सारे रास्ते सही हैं, भविष्य हमारा सुरक्षित है, अच्छा है, स्वतः सारे कार्य हो जाएंगे, स्वतः। आपको कहीं कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वास्तु का मीनिंग ये कम से कम कुछ परसेंटेज हमारे कार्यों में मदद अदृश्य रूप से मिलती ही है। हवा हमारे फेवर में बह रही है ना, जैसे आप वास्तु का इतना समझ लीजिए, जैसे आपने जाना है कहीं तो हवा पीछे से आपको आगे लगी जा रही है, एक सामने से हवा आएगी तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो वास्तु एंटी वास्तु हो जाएगा, यानी प्रकृति से खिलाफ जा रहे हैं आप। अब ये प्रकृति के अनुसार जा रहे हैं तो अगला चरण फिर कौन सा होता है, अध्यात्म का ही होता है, संसार के बाद तो उसमें आदमी प्रांगत हो जाता है, अच्छा लगता है उसको, हर कार्य कितने मजे से करेगा, पहले छोटा हो बड़ा हो खुश रहेंगे। तो बाहर वाला बंदा जब एंटर करेगा उसके अंदर तो उसकी जो वायुमंडल बनता है वहाँ पे, जब हवाएं इधर से उधर प्रवेश करके इको बनाती हैं, वो वायुमंडल इतना प्रभावशाली होता है, कहीं बैठ जाए आदमी, जहाँ बैठ जाएगा सुकून महसूस करेगा। बस ये अगर ऐसा है तो आप स्वर्ग में रह रहे हैं। मैं नक्शों के माध्यम से ऐसा सोचता हूँ कि स्वर्ग में रहे बंदा, नर्क में कहीं फंसा हुआ तो स्वर्ग में तब्दील हो जाए। इस भावना को लेकर के काफ़ी सालों से जो अध्ययन किया, उसके परिणाम मुझे दुआएं बहुत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लोग दुआएं देते हैं, पैसा भी देते हैं, आंखों में आंसू भी होते हैं उनके, और पैसा देना चाहते हैं। तो हम बोलते हैं नहीं भाई ये तो हमने सब ले लिया जो लेना था पहले। उनकी फीलिंग जब महसूस होती है कि सर आपने कुछ नहीं लिया हमसे, बहुत कुछ दे दिया, ये हो गया वो हो गया, कि तो बोलते हैं। तो मैंने कहा सब किस्मत में लिखा हुआ था, आपके लिखा हुआ था, आपके निमित्त हमें बनना था, बस इतनी सी बात है, हमने अपने समय के पैसे ले लिए, बात खत्म हो गई। हम तो प्रोफेशनल हैं, पर दुआओं के साथ जब काम करते हैं उसके नज़ारा अलग है। तो आपने जैसी बातें की तो अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल। अभी टाइम भी हो गया है 9:05। कोई और मेंबर एक बोलना चाहे तो फिर अपने वाइंड अप करें। कन्नू जी जुड़े, चले गए? सोनिया जी आप बोलिए। कन्नू दीदी आ गए। कन्नू जी आप बोलिए। वास्तु के बारे में आपका क्या ख्याल है? सभी को, जितने भी उपस्थित हैं श्रोतागण, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई साहब ने बड़ा डिटेल में बताया और बहुत अच्छा बताया, और सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर के सुनकर बहुत अच्छा लगा। वास्तु और ज्योतिष जो विषय है, ये सारा जो कार्यक्रम है ना, ये सारा इंटरेस्ट पे निर्भर करता है। सही है। हम भाई साहब को मानते हैं, भाई साहब की नहीं मानते। हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा की नहीं मानते। थोड़ा सा मात्रा का फर्क है। जब हम जिस चीज को अनुभव करते हैं ना, कई बार वाक्यों में भी, शब्द में भी उसको बयान नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है इस ग्रुप में कि भाई साहब से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं कि मकान तोड़ना संभव नहीं है,
रीबिल्ड करना अभी मुश्किल होता है हर किसी के लिए। कहते हैं ना, मकान और दुकान है या शादी है, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले होते हैं जो जिंदगी में बार बार नहीं लिए जाते। हाँ, जो ले लेते हैं वो बात अलग है, तब तो फिर सारी स्थिति अलग हो जाती है। तो अब जो है वर्तमान में, उसको सुधारने के उपाय पूछने चाहिए कि भाई साहब हमारा ये है, हम उसका अल्टरनेट क्या लें। तो स्वागत है, पूछिए, प्यार बैठा हूँ बताने के लिए। हाँ जी, हाँ भाई साहब हमेशा सदैव बैठे हैं और मैं कहती हूँ हम इनकी छत्र छाया में हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम इनकी उंगली पकड़ेंगे तो शायद भीड़ में गुम हो जाएंगे, लेकिन जब हम अपने आप को ही समर्पित कर देंगे तो हमें, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ सकती है। इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि परमात्मा का रूप देना, मेरी नजर में, इन पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी नजर में एक बच्चा है, वो कहाँ बैठता है? अब आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चा कहाँ बैठेगा। एक बच्चा गोद में बैठेगा ना, और एक बच्चा अगर फिंगर पकड़ेगा और वो मेले में जा रहा है तो फिंगर छूट जाएगी। लेकिन जो बाबा के, परमात्मा के जो गोद में बैठे हैं, वो कैसे छूटेगा? उसको तो परमात्मा खुद संभाल लेगा। फर्क इतना है कि हमें कहते हैं ट्रस्ट वन, रिस्पेक्ट ऑल। एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कोई परमात्मा विशेष नहीं है, हम आप में ही देखने को मिलता है। और जब मैं भाई साहब से बात करती हूँ तो मुझे स्वयं में इनमें परमात्मा नजर आता है। और मेरी जिंदगी में आज तक के जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं वो इन्हीं के द्वारा हुए हैं। कहीं भी कोई संशय नहीं है कि मैं इन्हें आरोप दे सकूं। चलो, ये तो मेरी वाली बात है। मार्गदर्शन मार्गदर्शन देने वाला सही हो तो सारे कार्य सही होते हैं। और कहते हैं ना, जैसे जैसे समय बीतता गया विश्वास बढ़ता गया, है ना। तो मैं तो इनके लिए जो शब्द को, मेरे पास शब्द ही कम है, मेरे शब्द इनके बारे में कम पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तो आप इतना ही कहना चाहूंगी। बने रहिए। महावीर भाई साहब से कहेंगे अपनी बात रखें और फिर मीटिंग को समाप्त करें आज। महावीर भाई साहब, स्वागत है आपका, बोलिए। नमस्कार। नहीं, मैं एक्चुअली बीच में कुछ सुन नहीं पाया, तो मैं हाँ। ज्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। वास्तु के बारे में क्या समझते हैं आप? हाँ जी, वास्तु के बारे में क्या समझते हैं? वास्तु का जैसे आपने लिखा था ना, मैं भी वैसे ही सोच रहा था कि हमारा शरीर जो है ना, वो अगर हम पूर्व की तरफ मुंह कर लें तो हमारे शरीर में सब चीजें वैसे ही जैसे आप बताते हैं कि अग्नि कौन किधर है, वायु किधर है। तो मैं वही विचार कर रहा था कि वास्तु हमारा शरीर बिल्कुल जैसे जैसे ये चीजें बताई वैसे ही है। और ऊपर जैसे हल्का है तो दूसरे मैं नजरिए सोच रहा था कि अभी जैसे हम मानते हैं कि देवी देवता भगवान ऊपर है, जो सुगंधी लेते हैं, तो ऊपर ऊपर जो हमारे इंद्रियां हैं वो खुशबू, टेस्ट, सुगंध लेती हैं, ठीक है ना। और फिर पालन पोषण के नीचे जाता है तो उसके बाद पेट में चला जाता है, अग्नि में। तो मतलब करीब करीब शरीर से ही हम समझ सकते हैं कि वास्तु क्या है। ठीक कह रहे हैं आप। आज मैं बीच में ज्यादा रह नहीं पाया, इसलिए किसी प्रकार का क्वेश्चन किसी के मन में भी हो तो मेरे को इंडिविजुअली बात कर सकते हैं, आप सबका समर्थन है, मैं अवेलेबल रहूँगा। मुझे खुशी होगी किसी रूप के अंदर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो अपने मकान के स्केच को मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, उस स्केच के अंदर से भी मैं बता पाऊंगा दूर बैठ के, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे तो भी बता दूंगा। किसी प्रकार की कोई प्रोफेशनल फीस नहीं है। इस ग्रुप के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, तो बताने का तरीका सिर्फ आपको बेहतर बनाने की तरफ ही है कि जो आप कुछ फील कर रहे हैं नेगेटिविटी, तो उसको भी हम दूर करने में समर्थ हैं कुछ हद तक। बाकी तो यूनिवर्स ने अपना काम करना होता है। आज मीटिंग को हमें समय 9:11 हो गए हैं। सभी का शुक्रगुजार करते हुए चाहूँगा समापन, और अगली किसी टॉपिक को गरिमा जी से कहूँगा कि वो वापस करेगी कार्रवाई को। और तहे दिल से मेरा आशीर्वाद है गरिमा जी को कि इसके सारे कार्य इस साल हो जाए। भागदौड़ कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, जितना इसके जीवन में उथल पुथल होती रहती है या अपने आप को आगे बढ़ाती है, तो मेरे हार्दिक
आशीर्वाद मैं कह रहा हूँ कि इस साल आपके सारे खड़े हो जाए। और बाकी मेंबर्स हैं जो जुड़े हुए, उनसे मेरा आग्रह है कि शर्माने की जरूरत नहीं, मैं आपका भाई हूँ, बड़ा भाई छोटा भाई जो मर्जी समझ लो, और मेरे को आप कुछ भी कहेंगे, कभी भी कहेंगे, पर हर वक्त जो है अपनी बात लगातार होती है, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेंगे, मैं टाइम दे पाऊंगा, उसमें अपने बात करेंगे, काम जरूर हो जाएगा जो भी कहेंगे, तो बड़ी खुशी होगी। वास्तु ज्योतिष से संबंधित कोई भी कार्य है, आपका से आमंत्रण है सभी का। तो आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं। परमात्मा की यही इतनी इच्छा है, सब खुश रहें, मजे करें। अगले टॉपिक में फिर बात करेंगे। ध्यान के प्रयोग को बंद नहीं करना, वो आपने लगातार करना है। तो आज एक मैंने नई बात बताई, जैसे ध्यान कहते किसको है, मैं एक टॉपिक लिखूंगा, ये एक वर्ड लिखूंगा, ध्यान क्या है, तो एक टॉपिक करके तो उसकी परिभाषाएं कुछ लिख करके आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बची कुछ बात मन में न रह जाए। ध्यान के साथ में जीवन जिए तो हर क्षण बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, हंसते हुए रहेगा, अंदर हलचल नहीं होगी। अंदर हलचल तभी होगी जब बाहर का मसाला अंदर पड़ा हुआ है, जब ये हमने कंबस्ट कर दिया, जब इसको हमने दग्ध कर दिया, हटा दिया, सप्रेस कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, रूपांतरित कर दिया, फिर अंदर हलचल क्षणिक तो हो सकती है, क्योंकि संसार में रहते हैं, खाना भी संसार से जो मिल रहा है वही खा पाते हैं शरीर के लिए, और जो आंतरिक तौर पे बहुत गहरे पे जाके कोई ऐसा दबाव आए, ऐसी संभावना मुक्त हो चुकी है। खुश रहने की बात है, सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपने बात की मीटिंग में। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको आज की मीटिंग के लिए। सभी को प्रणाम।